त्रिभुज के अंतर्गत आज हम त्रिभुज से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी सरल शब्दों में सीखेंगे। सबसे पहले आकृति, बंद और खुली आकृति क्या होती हैं। एक चित्र में ये आकृति खुली है क्योंकि इतना ये जो इसका प्रारंभिक बिंदु है इसके अंत बिंदु से मिला हुआ नहीं है, ये खुला है, खुली है जगह, इसलिए ये खुली आकृति है। इस पर हमें विचार नहीं करना है। अब आती है बंद आकृति। बंद आकृति में भी एक उत्तल आकृति होती है, एक अवतल आकृति होती है। अवतल आकृति का मतलब ये हुआ कि कोई शीर्ष इस तरीके से है कि उस आकृति के अंदर ही वो आता है। जैसे कि हम अगर इन दो शीर्षों को मिलाएं तो ये शीर्ष इसका अंदर चला जाता है। ये अवतल आकृति है, हमें इस पर भी विचार नहीं करना है। हमारा त्रिभुज बंद आकृति होता है और उत्तल आकृति होता है। उत्तल का मतलब ये हुआ बाहर की तरफ ही सारे शीर्ष हैं। देखिए कोई भी यहाँ मिला दें दो शीर्ष, तो तीसरा शीर्ष जो बचा हुआ है वो उसके अंदर नहीं बाहर रहता है। तो ये उत्तल आकृतियों में जो हमारा त्रिभुज है वो आता है। तो हम इसके एक एक करके इसके भाग सीखेंगे, कितने अंग होते हैं, और इससे संबंधित विभिन्न शब्द जो बहुत जरूरी हैं इसकी ज्यामिति के लिए वो सीखेंगे। सबसे पहले त्रिभुज होता क्या है। तीन भुजाएं होती हैं, ये भुजाएं हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद उत्तल आकृति त्रिभुज होती है। वास्तव में भुजाएं जो दिखाई पड़ रही हैं ये रेखाखंड होते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक एक भुजा है, ये दो है और ये तीन है। इनके हम नाम भी लिखेंगे। नाम भी होते हैं इनके, दो दो अक्षरों से नाम होते हैं। शीर्ष ये कोने हैं, हम त्रिभुज का भी नाम रखेंगे, शीर्षों के भी नाम बताएंगे, भुजाओं के भी नाम बताएंगे। मध्यिकाएं क्या होती हैं, ये शीर्षलंब क्या होते हैं, एक एक करके सब देखते हैं। तो यहाँ पर ये शीर्ष हुए, तीन कोनों को शीर्ष कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, हमने ये भी देखा कि कोने जो होते हैं आकृति में वो शीर्ष कहलाते हैं। यहाँ पर तीन कोने हैं। शीर्ष का जो नाम होता है एक अक्षर से होता है। यहाँ पर ये जो शीर्ष हमें दिखाई पड़ रहा है वो ए शीर्ष है, इंग्लिश में से वर्टेक्स कहते हैं। तो ये बी शीर्ष है, ये सी शीर्ष है। कुल मिलाकर के हमारे त्रिभुज में तीन शीर्ष हुए, ए बी और सी। ध्यान रहे जब शीर्षों के नाम लिखेंगे तो या तो कॉमा लगा देंगे या फिर दूर दूर लिखेंगे, जिससे कि एक अक्षर से एक नाम का बोध हो जाए और ये पता लगे ये अलग चीज है। दो अक्षरों से लिखेंगे तो भुजाओं के नाम आएंगे, जैसे ए बी। अगर बिना कॉमा लगाए लिखते हैं तो ये भुजा ए बी हो जाएगी। एक भुजा का नाम हम दो अक्षरों से कर सकते हैं, ए बी या बी ए। भुजा यही रहेगी, इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ें। ऐसे ही बी सी और सी ए, हमने एक एक तरीके के नाम लिखे हैं, उल्टे करेंगे तो भी यही भुजा रहेगी। यहाँ पर ध्यान ये भी देना है कि अगर हम तीनों अक्षर बिना कॉमा लगाए लिखते हैं तो फिर ये त्रिभुज का नाम हो जाएगा। ए बी सी ये त्रिभुज का नाम है। या सी बी ए मतलब तीन अक्षर अगर हम ऐसे लिखते हैं इस आकृति के लिए तो ये त्रिभुज का नाम हो जाएगा। अगर हम इससे पहले त्रिभुज का रेफरेंस देते हैं, त्रिभुज का चिन्ह बना देते हैं, ये त्रिभुज का चिन्ह है। अगर कोण बनाएंगे तो फिर कोण हो जाएगा। और कोण के लिए शीर्ष हमने पहले ही बता दिया है कि जो बीच में होता है वही उसका शीर्ष होता है, वही कोण बनता है। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तीन। त्रिभुज चाहे छोटा हो या बड़ा हो, शीर्ष तीन ही रहेंगे। इतना बड़ा अगर त्रिभुज है तब भी इसके तीन शीर्ष हैं। शीर्ष
जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं अक्षर, हिंदी में भी हो सकते हैं, क, ख, ग, अ, व, स, कुछ भी हो सकते हैं। तो हमने देखा त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, शीर्षों का नाम एक एक अक्षर से होता है। जब हम नाम लिखते हैं तो हर अक्षर अक्षर के बाद कॉमा लगाते हैं। आगे देखते हैं त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं। हमने पिछले ही वीडियो में पिछले ही पार्ट में देखा है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं यानी 3 साइड्स होती हैं, यानी ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं। उनके नाम भी हमने देखे, 2 अक्षरों से नाम होता है, ए बी, बी सी, सी ए या ए सी। ये इसकी 3 भुजाएं हैं। हम इनके नाम ए बी की जगह बी ए भी लिख सकते हैं, तब भी भुजा यह रहेगी। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जब भी कभी अक्षर से हम त्रिभुज की भुजा की लंबाई का नाम देते हैं या त्रिभुज की एक अक्षर से भुजा का नाम देना चाहें तो शीर्ष जो कैपिटल में बना हुआ है उसको स्मॉल में लिख देंगे, तो ये भुजा की लंबाई हो जाएगी। ये खैर आगे की बात है। जैसे इस शीर्ष के सामने की भुजा ये है तो हम इसे स्मॉल बी नाम देंगे, और इस शीर्ष के सामने की भुजा ये है तो इसे स्मॉल ए नाम दे देंगे, और इसे यहाँ सी देना चाहिए था। इसके सामने का सी शीर्ष है, इसके सामने का शीर्ष बी है, स्मॉल बी दे दिया। फिलहाल ये आगे की बात है। यहाँ पर ये देखना है हमें त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। इनके नाम 2-2 अक्षरों से लिए जाते हैं। त्रिभुज छोटा हो या बड़ा, भुजाएं 3 ही होंगी। यहाँ पर जो भुजाएं हैं पी क्यू, क्यू आर और पी आर है। 2-2 अक्षर मिला करके नाम हम लेते हैं। त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं यहाँ पर हमने देखा। आगे देखते हैं। अंतःकोण इंटीरियर एंगल्स का मतलब हम समझेंगे। हमने देखा है कि जो कोण है एक शीर्ष पे बनता है और 2 रेखाखंडों या किरणों के या रेखाओं के बीच में होता है। तो जो शीर्ष है वहां पर 2 भुजाएं मिल रही हैं, तो निश्चित रूप से ये एक कोण बनेगा। ये कोण इसके त्रिभुज के अंदर बैठता है, अंदर बनता है, इसलिए अंतः का मतलब अंदर। तो ये भी कोण है और ये भी कोण है। ये तीनों कोण त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं, इसलिए ये अंतःकोण है। तो त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते हैं। हम इन अंतःकोणों के नाम एक अक्षर या 3 अक्षरों से लिख सकते हैं। ये अगर हम कोण बताना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे, ये शीर्ष बीच में आना चाहिए। कोण ए, इसका नाम होगा कोण ए, अथवा कोण बी ए सी, अथवा कोण सी ए बी। 3 तरीके से हम नाम लिख सकते हैं। 3 अक्षर से जो हम नाम लिख रहे हैं कोण का, वो बहुत स्पष्ट होता है, अच्छा माना जाता है। ध्यान रहे जब भी कोण को हम पढ़ें तो आकृति में जब इसे खोजेंगे तो बीच वाला ये जो अक्षर जहां बना है वो हम आकृति में उसी शीर्ष पे खोजेंगे कोण को, क्योंकि रेखा गणित में जो कोण लिखा हुआ है उसे आकृति में खोजना भी जरूरी है, वरना ये समझ में नहीं आएगा। सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। इतनी अच्छी तरीके से आप आकृति में ही सारे कोण खोज के उसे एक दूसरे से संबंधित कर लेते हैं। ये उस आकृति को एक तरीके से समग्र रूप प्रदान करेगा और आप इसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर कहीं भी देखें बीच में कोण, बीच में शीर्ष ए ही आ रहा है, तो किसी भी कोण को देख करके आकृति में खोजेंगे तो हमें यहीं पहुंचाएगा वो। इसके बाद इस कोण को अगर नाम लेना चाहें तो इसे हम कोण भी दे सकते हैं। अंतःकोण है, लिख सकते हैं यहाँ अंतःकोण है ये।
और नहीं भी लिखेंगे तब भी अंतःकोण ही कहा जाएगा, जो अंदर की ओर है ये। हालांकि बाहर भी है ये कोण, लेकिन जो प्रयोग में संदर्भ के अनुसार देखा जाएगा वो अंदर का ही कोण देखा जाएगा। कोण बी लिख सकते हैं, कोण सी बी ए, यानी सी बी ए। ध्यान रहे ये शीर्ष जो है हमारा वो बीच में आ रहा है बी, और कोण ए बी सी इसी तरीके से ये हम अगर त्रिभुज लेते हैं तो इसमें भी तीन ही अंतःकोण होंगे। एक ये कोण है अंतःकोण, एक ये है और ये है। ये अंतःकोणों के नाम हम इसी तरीके से दे सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जिस शीर्ष पर कोण बन रहा है वो शीर्ष बीच में आना चाहिए कोण का नाम लिखते समय। यहाँ पर ये भी हमें ध्यान लेना चाहिए कि त्रिभुज छोटा हो या बड़ा, उसके सभी अंतःकोण अगर जोड़े जाएं तो वो 180 अंश के ही होते हैं। चाहे छोटा बना लें त्रिभुज, इतना छोटा है तब भी कोण जोड़ेंगे तो 180 अंश के ही होंगे। त्रिभुज के छोटे या बड़े होने पर जरूरी नहीं है कि उसके अंतःकोण बड़े हो जाएं, वो अंतःकोण समान ही रह सकते हैं। तो उनका योग भी समान होता है। सबका कैसा भी त्रिभुज बना लें, उसके सभी अंतःकोणों को अगर जोड़ेंगे तो वो 180 अंश के ही होते हैं। आगे हम बात करते हैं बहिष्ठ कोण यानी एक्सटीरियर एंगल। तो अभी तक हमने ये देखा है कि जो कोण त्रिभुज के अंदर अंतः भाग में बन रहे थे वो अंतः कोण थे। अंतः भाग का मतलब है त्रिभुज के अंदर का जो भाग है, और त्रिभुज के अंदर के अलावा बाहर का जो भाग होता है ये वाला इधर कहीं भी, वो बहिर्भाग होता है और ये त्रिभुज की परिसीमा है। अब हम देखेंगे कि बहिष्ठ कोण क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। तो हमें ये बहिर्भाग में बनाने हैं, एक्सटीरियर पार्ट में बनाने हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, एक भुजा को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे इस तरीके से, और दूसरी भुजा इस पर बाहर की ओर जो कोण बना रही है वो इसका बहिष्ठ कोण होगा। हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, इसे हमने बाहर की तरफ बढ़ा दिया है और ये कोण जो बना है वो बहिष्ठ कोण है। इस तरीके से कि ये कोण बना है, एक ये वो कोण बन गया, ये बहिष्ठ कोण है। इसमें और भी कोण बन सकते हैं। अगर हम इसे यहाँ बढ़ा दें इधर को और फिर बनाएं तब एक ये भी बहिष्ठ कोण बन जाएगा। एक भुजा को आगे बढ़ाएं और दूसरा ये बहिष्ठ कोण बन जाएगा। ये जिस तरीके से त्रिभुज के अंतः कोणों का योग निश्चित होता है, त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का भी योग निश्चित होता है। कितना होगा हम देख लेंगे। त्रिभुज के तीनों बहिष्ठ कोणों का योग, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, 360 डिग्री होता है। बस ध्यान रखें यहाँ को बहिष्ठ कोण तो हमारे डबल डबल भले बन रहे हैं, लेकिन ये बहिष्ठ कोण अगर देखा जाए तो है बराबर, ये इसके बराबर होगा। और अगर यहाँ पर ये बड़ा बनाते हैं इधर को तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। भले ही 6 बन रहे हैं बहिष्ठ कोण, लेकिन उसमें दो दो कोण बराबर होंगे। तो बहिष्ठ कोणों का योग किसी भी आकृति का 360 है, लेकिन अंतः कोणों का योग आकृति की भुजाओं की संख्या के आधार पर निश्चित होता है। बहिष्ठ कोण का ऐसा नहीं होता है। भुजाएं कितनी भी हों, अगर बहिष्ठ कोण जोड़ेंगे तो वो 360 अंश के ही होंगे।
आगे बात करते हैं त्रिभुज की मध्यिकाएं, मीडियंस। मध्यिकाएं का मतलब मध्य यानी बीच का जो बिंदु है उससे संबंधित है। वास्तव में त्रिभुज की जो भुजा है, हर भुजा के सामने एक शीर्ष होता है। तो भुजा जो है उसका मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु, मध्य का मतलब बीच, ये बिंदु हम निकालें, इसको हम एक नाम दे दें। और अब इस भुजा के सामने जो शीर्ष है उससे इस मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो एक लाइन मिलेगी, उसे हम मध्यिका कहेंगे। जैसे यहाँ पर ये है हमारी, ये मध्यिका ले लेते हैं, ये यहाँ से मिला दिया, ये मध्यिका हो गई। ऐसे ही इसका हम ले लेंगे, यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं और ये मध्य बिंदु है, हम ज्ञात कर लेंगे कितना होगा। और इससे अगर चाहें तो हम इसे मिलाएं तो ये मध्यिका बन जाएगी। और यहाँ पर अगर मध्य बिंदु हमारे पास हो तो ये मिला देंगे, ये मध्यिका हो जाएगी। इसमें तीर का निशान भले ही लगा, हमें नहीं लगाना है तीर का निशान, ये सिर्फ यहाँ पे बताना है। तो कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं 3 मध्यिकाएं होंगी। किसी भुजा का मध्य बिंदु ज्ञात करें, उसके सामने के शीर्ष से हम जो है इसे मिला दें तो हमारी ये मध्यिका हो जाएगी। तो हम इसको इससे मिला देते हैं, यहाँ पर ये लिखते हैं, इसका नाम इसे दे देंगे, मध्य बिंदु है, अनुमान से हमने किया है, हम नाप के करेंगे। और इसका मध्य बिंदु निकालेंगे और इससे इसे मिलाएंगे। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु डी ई एफ निकाले हैं। तो भुजाओं के जो मध्य बिंदु है उसे और सामने की शीर्ष से मिलाने से एक रेखा खंड बनेगा। जैसे ये ए डी है तो ये मध्यिका हो गई, बी ई ये मध्यिका हो गई, और सी एफ मध्यिका हो गई। ध्यान ये रखना है, किसी भी त्रिभुज की मध्यिकाएं जब खींचेंगे तो इनकी खूबी ये होती है कि एक ही बिंदु से होकर के गुजरती हैं ये सब, और ये त्रिभुज के अंदर होता है बिंदु। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि ये क्यों गुजरती हैं। फिलहाल इतना ही कि त्रिभुज की मध्यिकाएं खींची जाएं, छोटा बड़ा कैसा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज की मध्यिकाएं मतलब एक ही बिंदु से सब गुजरती हैं। हम ये भी कहते हैं ये संगामी, संगामी का मतलब एक ही बिंदु से गुजरना। आगे हम देखते हैं शीर्ष लंब। सीधी सी बात है, शीर्ष इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब शीर्ष से जाता है। लंब का मतलब यह हुआ, हमने ये जहां पर कोण पढ़े हैं वहां पर ये देखा है, किसी बिंदु से किसी रेखा पर जो 90 अंश भी का कोण बनाते हुए अगर कोई रेखा खींच दी जाए तो उस रेखा को, रेखाखंड को या रेखा को हम कहते हैं लंब। उस भुजा पर, जैसे ए बी ये भुजा है, या चलो पी क्यू मान लेते हैं इसे, पी क्यू भुजा पर एक रेखाखंड खिंचा हुआ है, रेखा खिंची हुई है एडी, तो ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये लंब है। अब ये लंब शीर्ष से खींचा गया है तो शीर्ष लंब होगा। तो हमें ये नहीं देखना है कि मध्य बिंदु है कौन सा बिंदु है, हमें ये देखना है कि जो लंब जो खींचा जाए वो लंब होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। जैसे हमने ये यहाँ पर ये खींचा है तो ये अनुमानतः 90 होगा, हमें नाप के बनाना है। तो शीर्ष लंब हम खींचेंगे तो ये देख लेंगे कि 90 डिग्री का एंगल बने। तो ये हमारे शीर्ष लंब हो जाएंगे। ऐसा यहाँ खींचेंगे तो ये भी शीर्ष लंब ही होगा। हमने यहाँ पर देखा है त्रिभुज के अंतर्गत यानी ट्रायंगल के अंतर्गत खुली आकृति और बंद आकृति क्या होती है। यानी ये जो है खुली आकृति में कोई जगह ऐसी होती है जहाँ प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु
एक दूसरे से मिलते नहीं है, इसलिए खुली आकृति है। ये हमारे काम की नहीं है। बंद आकृतियों में अवतल आकृति और उत्तल आकृति है। अवतल आकृति से हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें उत्तल आकृति से लेना देना है। उत्तल आकृतियों में त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, जो भी हमें अध्ययन करना है वो आती हैं आकृतियां, उसमें हमें त्रिभुज का अध्ययन करना है। त्रिभुज में हमने शीर्ष देखा, कोनों को कहते हैं शीर्ष। शीर्ष के नाम कैसे लिखे जाते हैं? एक एक अक्षर से। हमने भुजाएं देखी, यानी साइड्स, दो दो अक्षरों से नाम लिखे जाते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, शीर्ष में भी तीन भुजाएं, वो त्रिभुज में शीर्ष भी तीन होते हैं। आगे हम देख रहे हैं अंतःकोण क्या होते हैं। त्रिभुज के अंदर उसकी भुजाओं से उसके शीर्ष पर जो कोण बनते हैं वो अंतःकोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। आगे बहिष्कोण देखा हमने। बहिष्कोण त्रिभुज के बाहर की ओर बनता है। एक भुजा को आगे बढ़ाते हैं और दूसरी भुजा, उस बढ़ी हुई भुजा पर त्रिभुज के बाहर के क्षेत्र में, यानी बहिर्भाग में जो कोण बना है वो बहिष्कोण है। किसी त्रिभुज के सभी बहिष्कोण अगर जोड़ दिए जाएं तो वो 360 के ही होते हैं। चाहे बस ध्यान ये रखना है कि दो बहिष्कोण कोण जो बराबर है उसमें एक ही बहिष्कोण कोण जोड़ना है, तब ये 360 होंगे। त्रिभुज ही नहीं, कोई भी आकृति हो, चाहे चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, अगर बहिष्कोण जोड़ेंगे तो वो 360 डिग्री के ही होंगे। आगे मध्यकाएं देख लेते हैं। मध्यकाएं भुजा का जो मध्य बिंदु है, बीच का बिंदु है, उसे सामने के शीर्ष से जब मिलाते हैं तो एक रेखाखंड बनता है, उसे हम कहते हैं त्रिभुज की मध्यका। और इसका नाम दो अक्षरों से लिया जाता है, क्योंकि ये रेखाखंड है इसलिए दो अक्षरों से नाम होना चाहिए। एक शीर्ष वाला होता है, एक मध्य बिंदु होता है। यहाँ पर हमने देखा था एडी। बीई और सी एफ मध्य बिंदु है। हमने ये भी यहाँ पर देखा कि त्रिभुज की मध्यकाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं। शीर्ष लंब यानी एल्टीट्यूड्स हमने ये भी देखा। त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर जो लंब डाला जाता है उसको शीर्ष लंब कहते हैं। ये तीन होते हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंब भी संगामी होते हैं, यानी एक ही बिंदु से होकर के गुजरते हैं।